हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। स्वागत है आपका आपकी अपनी SVM ऑनलाइन क्लासेस भादराजून में। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, 9th क्लास का जो पोर्शन हमारा चल रहा था उसमें चैप्टर नंबर 15 चल रहा है। चैप्टर नंबर 15 और उसका एक पार्ट हमने बनाया था, तो आज उसका ये दूसरा पार्ट है। चैप्टर नंबर 15 का सेकंड पार्ट, क्लास 9th। 9th साइंस। चैप्टर का नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 15, जिसका दूसरा पार्ट खाद्य संसाधनों में सुधार। थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिए और याद कीजिए कि हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था। पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसके साथ साथ हमें फसल उत्पादन में वृद्धि करनी है, पशुधन में सुधार करना है। कितना इम्प्रूवमेंट और सुधार कर सकते हैं। एक नाम आया था उसमें, संपोषणीय, या इसको आप संपोषणीय भी कह सकते हैं। इस शब्द का क्या अर्थ था? इस शब्द का ये अर्थ था कि बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ हमें अनाज की या अन्न की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, तो हमें पशुधन और फसल उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से करें कि किसी प्रकार का नुकसान किसी को न हो। तो इसका मतलब है कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को, संसाधनों को नुकसान न हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास, जिसमें किसी भी प्रकार के कारकों को कोई नुकसान न हो, इसे कहते हैं संपोषणीय विकास। यानी फसल के उत्पादन में वृद्धि भी होनी चाहिए, पशुधन में सुधार भी होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण के किसी कारक को नुकसान न हो जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाए। क्योंकि यदि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है तो फिर मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो इसमें हमने ये भी देखा था कि हम किस प्रकार से सुधार करें। तो उसमें एक तो मिश्रित कृषि का नाम सामने आया था। मिश्रित कृषि करके अंतरा फसलीकरण की हमने बात की थी। और एक चीज़ हमने और ऐड की उसके अंदर, जिसका नाम था संगठित कृषि प्रणाली। यानी खेती के साथ साथ मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, मधुमक्खी पालन है, पशुधन है, ऐसा करके भी हम आय में, इनकम में अच्छा खासा सुधार कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं फसल उत्पादन में सुधार, हम कैसे करेंगे? लास्ट में हमारा सवाल यही था कि अब सवाल ये उठता है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ावा दें। यहीं तक हमने छोड़ा था। चलिए आगे उससे पढ़ने का प्रयास करते हैं कि उसमें आगे क्या क्या बातें लिखी हैं जिससे हम खाद्य संसाधनों में सुधार कर सकते हैं, फसल उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए बच्चों वहीं से पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फसल उत्पादन में उन्नति। इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे भोजन में 5 चीज़ें होनी चाहिए। याद है आपको? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। ये 5 चीज़ें हमारे भोजन में होनी चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये पाँचों चीज़ें किस किस रास्ते से, किस किस तरीके से मिल सकती हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात की जा रही है कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलेगा? अनाज से मिलेगा। कैसे? अनाज से, गेहूँ से, चावल से, मक्का से, बाजरा से और ज्वार से। हम इनकी रोटियां खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं या चावल
या फिर मक्का या बाजरा या ज्वार खाते हैं, इन्हीं से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दालें जैसे कि चने की दाल है, चना है, मटर है, उड़द है, मूंग है, अरहर है, मसूर है, से प्रोटीन मिलता है। दूसरा कंपोनेंट जो भोजन का महत्वपूर्ण घटक है, दूसरा हमारा यहाँ से पूरा हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत अभी बताए गए हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट में किन किन से मिलता है। अब प्रोटीन बता दिया, दालों से। मोस्टली प्रोटीन हमें किससे मिलता है? दालों से। दाल जैसे चने की दाल है, मटर है, उड़द है, मूंग, अरहर, मसूर आदि से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। तो एक चीज़ की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट की हमारी बता दी, दूसरी प्रोटीन कैसे मिलेगा उसकी पूर्ति ये बताई जा रही है आगे। और तेल वाले बीज जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है। तो ये तीसरी चीज़ की पूर्ति हो गई। कार्बोहाइड्रेट बता दिया, प्रोटीन बताया, वसा भी हमें कहाँ से मिल रही है? ऐसे बीजों से जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंडी, सरसों, अलसी, सूरजमुखी से हमें वसा मिलती है। इसके अलावा घी, एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। गाय भैंस के जो दूध से मक्खन निकलता है, जो घी निकलता है, वो तो वसा का बहुत बड़ा स्रोत है। तो 3 स्रोतों का हमें पता चल गया। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, ये नाम बताए थे। प्रोटीन दालों से, और वसा हमें कहाँ से मिलेगी? इन बीजों के तेल से मिलेगी या घी से हमें मिलती है। तो 3 चीज़ें कहाँ से मिलती हैं बताई गई है। आगे देखिए, सब्जियाँ, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। ये चौथा आ गया विटामिन, और पांचवा खनिज लवण। ये दोनों ही चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं? सब्जियों से। मसाले से, मसाले का मतलब जैसे कि हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्च है, ये जो मसाले हम सब्जी में काम में लेते हैं, इनसे, सब्जियों से, आलू है, बैंगन है, हरी मिर्च है, टमाटर है, इनसे। और फलों से, आम, केले, बहुत सारे प्रकार के जो फल हैं, फल, सब्जियां और मसालों से हमें विटामिन्स मिलते हैं और खनिज लवण मिलते हैं। तो ये पांचवा चीज़ हो गया। मोस्टली हमारे भोजन में 5 ही चीज़ें होनी चाहिए: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि आप इसमें से कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं। तो क्या आपको सारे के सारे चीज़ें मिल रही हैं? यदि आप सारी चीज़ें खाते हैं और सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। अब ये जो सब्जियां हैं, मसाले हैं, जो फल हैं, इनसे मोस्टली तो विटामिन और खनिज लवण मिलेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में फल खाता है तो उसे खनिज लवण और विटामिन मिल रहे हैं, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहे हैं। इसलिए फल है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। चारा फसलें, जिससे कि चारा निकलता है जानवरों के लिए, जैसे बरसीम, जई, सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। इससे जानवरों को चारा मिलता है, तो चारा फसलों का नाम भी दिया गया है। कुछ चित्र हमारी फसलों के दिए गए हैं, उसको आप देखें। ये मक्का का है, फिर ये इसको जीरा माने जाए, ये मटर हो सकती हैं, चना है, ये कुछ फसलें हैं, ये सूरजमुखी हैं, ये मटर की फलियां हैं, ये मटर की फलियां हैं, ये कुछ और फलियां हो सकती हैं। ये कुछ डायग्राम आपकी बुक में आपके लिए बनाए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन चित्रों को आपको देखना है और समझना है कि ये एक्चुअल में क्या है। इससे आगे क्या है उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा जूम करके इस प्रश्न को देखेंगे, समझने का प्रयास भी करेंगे। अनाज, दाल तथा अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? अनाज से, दाल से, फल से और सब्जियों से क्या क्या मिलता है, अलग अलग बताना है। अनाज से क्या मिलता है? मोस्टली अनाज से केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दाल से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। और फल से हमें खनिज लवण मिलते हैं और विटामिन मिलते हैं। और सब्जियों से भी हमें
खनिज और विटामिन मिलते हैं, बट फल और सब्जियों से हमें पांचों चीज़ें मिलती हैं। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं फल और सब्जियों से। लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है? विटामिन और खनिज लवण हमें फलों से और सब्जियों से मिलते हैं। तो ये एक सिंपल सा सवाल था। इससे आगे फिर पढ़ते हैं। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियां, तापमान तथा दीप्ति काल की आवश्यकता होती है। ये कुछ नए शब्द आ रहे हैं आपके सामने, वन बाय वन इसे भी हम समझते हैं। विभिन्न फसलों के विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ। ऐसा नहीं कि आलू है, बैंगन है, धनिया है, इन सारों को एक ही जगह ज़मीन में बो दोगे तो उग जाएंगी। इन्हें अलग अलग प्रकार की ज़मीन भी चाहिए, अलग अलग प्रकार की जलवायु भी चाहिए, अलग अलग प्रकार का तापमान भी चाहिए। इसलिए तो गर्मियों में बोई जाने वाली फसलों को आप सर्दियों में बोएंगे तो क्या उत्पादन होगा? नहीं होगा। सर्दियों वालियों को गर्मियों में बोएंगे तो फिर नहीं होगा। इसलिए सीज़न होती है, एक जलवायु होती है, एक विशेष प्रकार का इनका टेम्परेचर और तापमान होता है। ये उसी तापमान पर अच्छे से काम कर पाते हैं। तो इन परिस्थितियाँ, तापमान और दीप्ति काल का मतलब होता है प्रकाश, कितने घंटे प्रकाश मिलता है। 12 घंटे प्रकाश मिलता है या 10 घंटे या फिर 15 घंटे। तो किसी भी पेड़ को 24 घंटे में से मिलने वाले प्रकाश की अवधि को ही हम क्या कहते हैं? दीप्ति काल कहते हैं। तो ये आपके लिए जो नया शब्द था, इसकी छोटी सी परिभाषा ये है। तो प्रकाश की अवधि को ही दीप्ति काल कहते हैं। अब इससे क्या मतलब हुआ? यदि कोई सर्दियों में आप फसल को बोते हैं तो उसका दीप्ति काल कम होगा, गर्मियों में दीप्ति काल ज़्यादा होगा। क्यों? सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। तो दिन छोटा होगा तो भी सूर्य का प्रकाश भी कम होगा, तो कम दीप्ति काल। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। तो दिन बड़ा होगा तो सूर्य का प्रकाश भी ज़्यादा देर तक रहेगा, तो दीप्ति काल ज़्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से आपको दीप्ति काल नाम का जो नया शब्द आया वो समझ गए होंगे आप। फसल को मिलने वाले प्रकाश की अवधि को ही हम दीप्ति काल कहते हैं, फोटोप्रोडिज्म। इसे दीप्ति कालिता कहते हैं पूरे गुण को। तो अलग अलग फसलों को अलग अलग दीप्ति काल, अलग अलग तापमान और अलग अलग जलवायु की परिस्थितियाँ चाहिए, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें, उनका पूरा विकास हो सके। तो इसीलिए गर्मियों की फसल को सर्दियों में बोएंगे तो उत्पादन नहीं होगा। तो अच्छा उत्पादन के लिए हमें किसी भी फसल के जलवायु से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो भी हमें रखनी चाहिए। वो किस प्रकार की मिट्टी में ग्रो करती है, उगती है, अच्छा उत्पादन देती है, ऐसी सारी जानकारियाँ हमारे पास होनी चाहिए। दीप्ति काल सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। देखो, अब मैं बता रहा था और वही बातें बुक वाला भी आपको शो कर रहा है। दीप्ति काल सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन, पुष्पन का मतलब होता है फूल आने की प्रक्रिया, तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। यानी सूर्य का प्रकाश होगा तो ही पौधों में फूल आएंगे और तो ही पौधों की वृद्धि होगी। ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जिंदा रहने के लिए पेड़ों को सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। उसी के कारण वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना पाते हैं। लेकिन फूल आने के लिए भी सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं, या वे खरीफ की फसल कहलाती है। वर्षा ऋतु का मतलब क्या हुआ? जिन्हें हम जुलाई अगस्त के महीने में बोते हैं, जून जुलाई में बोते हैं। याद रखना बच्चों, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती है, यानी जून या जुलाई में बोएंगे और अक्टूबर और नवंबर में उसे काट ली जाती हैं, ऐसी फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, सर्दियों के मौसम में, जो नवंबर से अप्रैल माह तक होती हैं।
नवंबर दिसंबर में बोते हैं, मार्च अप्रैल में जिनको काट ली जाती है। ऐसी फसलों को हम रबी की फसल कहते हैं। तो दो चीज़ें तुम्हारे सामने नहीं आई हैं, एक तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं, दूसरी रबी की फसल किसे कहते हैं। तो खरीफ की फसल हमेशा वर्षा ऋतु में जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर मास में काट ली जाती है। रबी की फसल नवंबर से बोते हैं, मार्च अप्रैल तक ख़त्म हो जाती है। तो खरीफ और रबी, खरीफ हमेशा गर्मियों में बोया जाता है और रबी की फसल हमेशा सर्द ऋतु में होती है। शीत ऋतु या सर्द ऋतु एक ही बात है। धान यानी चावल, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द आदि खरीफ की फसलें हैं। धान, चावल, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द आदि किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। इसमें आप ना बाजरा भी लिख सकते हैं, बाजरा है, मोठ है, गंवार है, तिल है, ये भी क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, जौ आदि रबी की फसलें हैं। आदि शरद ऋतु में बोते हैं। तो बहुत बड़ा अंतर आपको लिखना है, खरीफ की फसल और रबी की फसल में क्या अंतर है। खरीफ की फसल किसे कहते हैं, रबी की फसल किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषा लिखनी है। दोनों कब बोते हैं, कब काटते हैं, वो लिखनी है। दोनों के उदाहरण लिखने हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, बाजरा ये खरीफ की हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, जौ ये रबी की फसल है। तो आपको एक अच्छा प्रश्न बनाना है, उसमें अंतर लिखना है। खरीफ तथा रबी की फसल में कोई 4 अंतर लिखिए। तो आप 4 अंतर की सारणी बना लेंगे। बहुत अच्छे से आपको बनानी है, बहुत आगे काम आएगा आपके ये, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। दोनों की परिभाषा लिख देना, कब बोते हैं ये लिख देना, कब काटते हैं ये लिख देना, उदाहरण लिख देना। एक शरद ऋतु में होती है और एक ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो अच्छे से आप इसे लिख पाएंगे। कुछ और चीज़ें भी पढ़ते हैं। भारत में सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है। कृषि भूमि में 1952 से लेकर 2010 तक, यानी लगभग यदि हम बात करें तो 58 साल तक, पिछले 58 साल में 25% की वृद्धि हुई है कृषि भूमि में। जो पहले ज़मीन बोते थे, अब हम उससे 25% ज़मीन ज़्यादा बोते हैं। पिछले 58 साल की बात की जाए तो ये आंकड़े 2010 तक के ही शो किए जा रहे हैं, बयान हो रहे हैं। जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है। अनाज चौगुना करने लगे। पहले यदि हम 50 सपोज करो कि पहले यदि हम 50 क्विंटल अनाज प्राप्त करते थे, तो आज हम 200 क्विंटल अनाज प्राप्त करते हैं, यानी 4 गुना ज़्यादा अनाज की पैदावार हो गई। और ज़मीन की वृद्धि कितनी हुई है? जो कृषि भूमि थी उसमें 25% वृद्धि आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ ऐसी टेक्निक अपनाई हैं, कुछ तकनीकें अपनाई हैं, जिससे कि फसल का उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। पैदावार में ये उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं। ये जो पैदावार है, अनाज में जो पैदावार हुई है, जो 4 गुना अनाज की पैदावार बढ़ी है, यदि हम इसके कारणों को जानना चाहें तो हम कृषि प्रणालियों को 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है बीज का चुनना। बीज का चुनना। दूसरा फसल की उचित देखभाल। और तीसरा खेतों में उगी फसल की सुरक्षा व कटी हुई फसल को हानि से बचाना। और दूसरा क्या था? देखभाल। इसका क्या कारण है? एक तो देखो बीज का चुनना। पहले लोग क्या करते थे, जैसे भी बीज हैं उनको बो देते थे। उसमें कुछ घटिया बीज होते थे, कुछ घटिया क्वालिटी के बीज होते थे, तो वो उगते भी नहीं थे। आधे तो उग जाते थे तो उनके अनाज अच्छा नहीं लगता था। तो पहला कर्तव्य ये बनता है कि जो बीज आप बोते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इससे सारे के सारे बीज उगेंगे और अनाज भी अच्छा देंगे।
तो अच्छी पैदावार के लिए बीज का चुनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो फसल आपने बोई है उसकी अच्छे से देखभाल करो। जो आवारा पशु हैं, जो जानवर हैं, उनसे रक्षा करो आप उसकी, तो पैदावार और अच्छी होगी। तीसरा, खेत में उगी फसल की सुरक्षा करनी है और कटी हुई फसल को हानि से बचाना है। आपके खेत में अनाज अच्छा हुआ, फिर यदि आपने जानवरों से नहीं बचाया या उसके दीमक लग गए या उसके कोई कीट लग गए, तो उसमें फिर वो खरपतवार हैं या कुछ ऐसे घटिया चीज़ें भी उसके अंदर आ जाएंगी, जिससे कि अनाज की पैदावार कम हो जाएगी। आपने जो अनाज प्राप्त किया है वो भी कम हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, उसमें इल्लियाँ पड़ जाती हैं, घुन जिसको कह सकते हैं। तो उसे भी, उसकी देखभाल भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है कटी हुई फसल की। तो यदि 2-3 चीज़ें आप करते हैं तो आपकी जो अनाज की जो पैदावार है वो क्या होती है, बहुत अच्छे से हो जाती है। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को हम प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। ये बांटा गया है। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में जो गतिविधियां हैं इसे हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग, फसल की किस्मों में सुधार करके, जो फसल आप बोते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है उसमें सुधार कर सकते हैं। दूसरा, फसल उत्पादन का प्रबंधन करके बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। और तीसरी, फसल सुरक्षा प्रबंधन। ये 3 ऐसे चरण हैं जिसके माध्यम से आप फसल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। कौन कौन से हैं? फसल की किस्मों में सुधार, अच्छी क्वालिटी के बीज बोकर, फसल उत्पादन का प्रबंधन करके, बहुत अच्छे से उसका मैनेजमेंट करके, किस फसल को कहाँ बोना है, किस प्रकार की ज़मीन में बोना है, कितनी मात्रा में बोना है, ऐसा करके। फिर फसल सुरक्षा प्रबंधन, फिर कुछ ऐसे आपको प्रबंधन करने हैं कि फसल को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ना अनाज को नुकसान हो। तो ये 3 चरण हैं जिसकी सहायता से हम फसल उत्पादन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे जो तीनों टॉपिक हैं इस पर चर्चा होगी अगली वीडियो के अंदर। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है आप उसका अच्छे से रिवीजन करना, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं इसके अंदर, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं और एज ए होमवर्क आप उन चीज़ों को अच्छे से करना। तो आज का जो वीडियो हमारा था उसमें जो आपको होमवर्क मिल रहा है, रब्बी की फसल किसे कहते हैं, कब बोते हैं, उदाहरण सहित किसे कहते हैं, कब बोते हैं, और उदाहरण भी आपको लिखने हैं, किस ऋतु में बोते हैं। एक तो चीज़ आपको ये अच्छे से करनी है। दूसरी, एक जो लिस्ट हमने बनाई थी, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, और खनिज लवण, ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं। जैसे कि वसा है ना, सोयाबीन से, मूंगफली से, अरंड से, सूरजमुखी के तेल से या घी से मिलती है, बताया था मैंने आपको। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट अनाज से मिलता है, कौन कौन से अनाज से मिलेगा वो बताना है। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, विटामिन कहाँ से मिलेगा, और खनिज लवण हमें कहाँ से मिलते हैं, ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। तो आज की वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि रबी और खरीफ की फसलों के नाम और उसमें एक अंतर बनाकर एक सारणी बनानी है आपको बहुत अच्छे से। फिर दूसरा, ये जो 500 चीज़ें हैं जो आपके भोजन में होती हैं, ये 500 चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलती हैं। वसा कहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये चीज़ें सारी कहाँ कहाँ से मिलती हैं, इनके स्रोत क्या हैं। मेन यही है उद्देश्य इसका कि इनके स्रोत को आपको बताना। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में केवल इतना ही, आप ये कीजिए। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। ये आपका चैप्टर नंबर 15 का ये दूसरा पार्ट था। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।